नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बात बिगड़े मौसम की। कहीं तेज बारिश, कहीं बाढ़ तो कहीं लैंडस्लाइड। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बीते दिनों देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 200 पर्यटकों ने रात में कार में रात गुजारी। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग ब्लॉक था जो खुल गया है। शिमला की रामपुर तहसील में बादल फटा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई थी। रास्ता खुल रहा है बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। राजस्थान के ये आप उत्तराखंड से दृश्य देख रहे हैं। और अब राजस्थान के कुंभलगढ़ में बारिश में सैलानी फंस गए। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे निकाला। हरियाणा के सूरजकुंड का स्तर, पानी का स्तर है, वहां बढ़ गया था। लोगों को जलाशयों से दूर रहने की सलाह दी गई। दिल्ली, मुंबई में 60 साल बाद एक साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। असम में तो बाढ़ से एक बड़ा इलाका प्रभावित है ही। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मृत्युंजय महापात्र हैं, महानिदेशक मौसम विभाग के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि मौसम का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। लैंडस्लाइड है, जाम लग रहा है 15 किलोमीटर लंबा। कुंभलगढ़ में तो बारिश में लोग फंस गए, लोगों को रस्सी की मदद से निकालना पड़ा है। तो हो क्या रहा है मौसम को, क्या आंकलन आपका? अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि साउथ वेस्ट मानसून अभी देश में एक्टिव कंडीशन में है और इसके वजह में मानसून का प्रोग्रेस भी हुआ है। काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं, सेंट्रल इंडिया कवर कर चुके हैं। सिर्फ वेस्ट राजस्थान बाकी है और एडजॉइनिंग एरियाज जहां मानसून अभी प्रवेश नहीं किया है। और जब इस स्टेटस है, इसके साथ साथ एक लो प्रेशर भी डेवलप हुआ है जो अभी गति करते हुए नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा और एडजॉइनिंग एरियाज में केंद्रीभूत है। ऐसे हालत में एंटायर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अच्छा बारिश हो रहा है। लास्ट 3 to 4 डेज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। और मानसून सीजन पे जैसे ये बारिश होता है वाइड स्प्रेड, तब बहुत सारे हाजारा सिचुएशन डेवलप हो जाता है। जैसे कि हैवी रेनफॉल की वजह से लोकलाइज फ्लडिंग हो जाता है और पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं। मॉड स्लाइड, मॉड स्लिप, मॉड सिंक भी हो सकता है। और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। विजुअलिटी की वजह से गाड़ी स्लो करना पड़ता है। जब स्लो नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ रास्ता भी कहाँ कहाँ दब जाता है, इसलिए भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसके लिए बड़ी बात यह है कि हम लोग इसका पूर्वानुमान या सतर्क सूचना देना चाहिए और लगातार इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका सतर्क सूचना दे रहे हैं। और मानसून सीजन में ऐसे ही कंडीशन कभी कभी आ सकते हैं, क्योंकि जब मानसून एक्टिव कंडीशन में होता है, अच्छा बारिश होता है, तब ये सभी हाजारा सिचुएशन डेवलप हो सकता है। आप हजारदा सिचुएशन की बात करें सर, 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी और ऐसे में आम नागरिक क्या करें? हाँ, जैसे हमने बता रहा था कि जब हेवी रेनफॉल होता है इसका इम्पैक्ट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हमारा अभी ऑरेंज कलर वार्निंग चल रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जब हिली एरिया में जैसे होता है वहाँ मॉड स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड भी हो जाता है और कहाँ कहाँ लोकल इस एरिया में फ्लडिंग भी हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ जो यातायात करने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। बहुत सारे पिलग्रिम प्लेसेस है वहाँ, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो इसलिए हम यही बोलते हैं कि आप का जो एक्टिविटी है इसको थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जान वाहन का चलाचल रेगुलेट होना चाहिए। पिलग्रिम का आना जाना भी रेगुलेटेड होना चाहिए जब ऐसे कुछ हैवी टू वेरी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी स्लोली चलाना चाहिए और ज़रूरत नहीं तो घर के अंदर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ये है कि जहाँ नॉन लोकलाइज्ड इनंडेशन होता है, सभी हम लोगों को पता होता है कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश होने से
इनंडेशन हो जाता है, सो वहाँ हम लोग नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम भी फ्लैश फ्लड गाइडेंस दे रहे हैं। सो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी गवर्नमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहे हैं, और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिटी लेवल पर भी हम जारी कर रहे हैं। हमारा पूर्व सूचना को सुनिए और अकॉर्डिंगली सावधान रहिए, और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल रेगुलेट करने की आप बात कर रहे हैं सर। बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। तो एक तरफ तो लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, टूरिस्ट भी निकल रहे हैं। टूरिस्ट को क्या सलाह देंगे आप? हम यही देंगे कि जैसे हमारा पूर्वानुमान अभी आजकल आप देखेंगे कि 7 डेज पहले हम पूर्वानुमान देते हैं। सो आप घर से निकलने से पहले भी हमारा पूर्वानुमान देख लीजिए कैसे वेदर रहेगा, नहीं तो हमको कांटेक्ट करिए, हम भी आपको लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। और जब आ गए रास्ते पे तब भी आप वेदर का इन्फॉर्मेशन नज़र में रखिए। और जब आप प्लेस में पहुंच गए वहाँ तो आपको हर 3 घंटे का पूर्वानुमान मिल रहा है नाउ कास्ट। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल ऐप में आप हमारा पूर्वानुमान दे सकते हैं, और नियरेस्ट जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आजकल तो हम GIS में हमारा पूर्वानुमान अवेलेबल होता है, सो कहाँ भी आप हमारा वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोल के आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट व पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होने वाला है और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका भी जानकारी आप ले सकते हैं। हम यही आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ जाइए पिलग्रिम के लिए, नहीं तो जब आपका हेवी रेनफॉल वार्निंग है तो पिलग्रिम अवॉइड करिए। कि जो आप टूरिज्म के लिए जाते हैं ये सभी जो वल्नरेबल एरिया में वहाँ अवॉइड करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोल के रखूँ, जो अर्बन एरिया होता है, जैसे कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ ज़्यादा तक वल्नरेबिलिटी होता है। एक तो हिली एरिया हो गया, दूसरा है कि अर्बन एरिया। लगभग सभी अर्बन एरिया में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कंक्रीट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, रन ऑफ एरिया कम हो जाता है। जब हेवी रेनफॉल होता है पानी सहज से निकल नहीं पाता है, इसलिए लोकलाइज फ्लडिंग स्पेशली अर्बन एरिया में हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको काफ़ी तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मूवमेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दिल्ली से मुंबई सर, 60 साल बाद एक साथ दिल्ली मुंबई में मॉनसून आ गया है, और दिल्ली में पहली बार जून का महीना इतना ठंडा निकला है। तो ये कैसा बदलाव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, आपने सही बताया कि इस बार 1961 के बाद इस बार फिर एक ही दिन में मुंबई और दिल्ली में मानसून प्रवेश किया है। इसका रीज़न यही रहा कि इस बार साइक्लोन विपर्जय जो इनिशियल स्टेज में डेवलप हो रहा था तब तो मानसून एडवांस हुआ, और इसके बाद जब ये मानसून साइक्लोन डिटैच होकर नॉर्थ तक चले गए तब मानसून सर्कुलेशन वीक हो गया था। मगर बे ऑफ बंगाल में मानसून सर्कुलेशन एक्टिव रहा, 2 लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ। इसके साथ बे ऑफ बंगाल करंट एक्टिव होते हुए मानसून ज़्यादा प्रोग्रेस किया, और 29 जून जो नॉर्मल डेट होता है दिल्ली के लिए, 25 जून में दिल्ली में बारिश शुरू हो गया और मानसून आ गया। जबकि मुंबई में जब ये सेकेंड लो प्रेशर सिस्टम जब डेवलप हुआ, इसके साथ अरेबियन सी करंट स्ट्रंगर हुआ और मुंबई में मानसून आ गया। लगभग 12-13 दिन डिले में मानसून मुंबई में आ गया। और द पॉइंट ये है कि द रीजन तो यही रहा, मगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे 1961 में हुआ था, और इसका ऐसे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है इसके साथ। और मैं एक बात बोलते रखूँ, यूजुअली जो 12 तारीख के आसपास कि 10 तारीख के आसपास मानसून आता है मुंबई के पास, 29 तारीख मैंने 19 दिन के लगभग डिफरेंस होता है कि जो मुंबई और दिल्ली के बीच में मानसून पहुंचने के लिए। मगर ये एक नॉर्मल डेट है, ये चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर। जैसे ऐसे भी कुछ ईयर रहा जबकि सिर्फ 2 दिन का फ़र्क रहा है, ऐसे भी कुछ ईयर्स रहा है, और कभी 5 दिन का फ़र्क रहा है, कभी 7 दिन का फ़र्क रहा है, और इस बार ये साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, समझाने के लिए। तो बहरहाल ये है कि अपनी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो प्लान ठीक से करिए, IMD का ऐप फ़ोन पे लेकर मौसम को देखिए, और अवॉइड जहाँ तक कर सकते हैं फिलहाल कुछ दिनों तक यात्राएं, तो उस ओर ज़रा ध्यान दे दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही BMC प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठने लगे हैं। पहली बारिश में मुंबई के कई इलाकों में हुए जल जमाव के बाद प्रशासन की तैयारी और दावे दोनों सवालों के घेरे में, और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और BMC प्रशासन पर आक्रामक है। मुंबई में मानसून की शुरुआत के साथ ही जहां हमने देखा कि ऐसे कई जगह थे जहां पर जल जमाव हो गया, पानी भर गया, तो वहीं BMC की ओर से जो दावे किए गए थे
कि उन्होंने 106% नाला सफाई का काम पूरा किया है। तो रियलिटी चेक जब एनडीटीवी कर रही है तो पता चलता है कि हालात कुछ और हैं। फिलहाल हम मुंबई के ही वडाला स्थित इंदिरा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये एक अहम नाला है जहाँ से पानी जब भारी बारिश होती है तब वो जाता है। लेकिन अगर इसकी सफाई की बात करें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो नाला सफाई की जानी चाहिए वो नहीं है। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब बीएमसी की ओर से केवल मुंबई के नाला सफाई के लिए 226 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, जिसमें से 46 करोड़ मीठी नदी के लिए और बाकी जो पैसे हैं वो इसी तरह के अलग अलग नाला सफाई के लिए दिया गया है। 309 ऐसे मेजर ड्रेन्स हैं जिसकी जो लेंथ है उसे 290 किलोमीटर है, जिसकी सफाई की बात की जा रही है। मानसून से पहले जहां ये दावा किया गया कि नाला सफाई हो चुका है, इस बार मुंबईकरों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं पहली बारिश में ही ये दिख गया कि हालात किस तरह से हैं और खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहां पर क्या कुछ किस तरह से पानी भर रहा है। और इस सब के बीच जब हम ग्राउंड चेक करने जाते हैं, एक रियलिटी चेक जब किया गया, तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बताती हैं कि वाकई में कितना काम हुआ है। और इससे कहीं ना कहीं प्रशासन पर कई सवाल उठते हैं, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से बीएमसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पार्षद थे, उनका जो कार्यकाल है वो खत्म हो चुका है और अब जितने भी कामकाज वहां पर चलते हैं वो बीएमसी कमिश्नर और उनके जो अधिकारी हैं उनके थ्रू किया जाता है और वो जो रिपोर्ट है वो महाराष्ट्र सरकार को करते हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से दावा भले ही किया गया हो कि 100% नहीं, जो हमने सोचा था कि इतने टन कचरा निकलेगा उससे ज्यादा यानी 106% काम हमने किया है, तो जो हकीकत है उससे अब प्रशासन की तैयारी, उस पर कई सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि अगर मुंबई में मानसून की शुरुआत में ही हालात इतने खराब होते हैं तो अब तो पूरा मानसून आना बाकी है, तब शायद हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में जो पहले बारिश के बाद सबक मिला है, उसके बाद क्या प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जाते हैं? क्या वो वाकई अपनी जो साफ सफाई का काम है या जो दावा किया है उसे पूरा करते हुए ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि भविष्य में इस तरह से जल जमाव या निचले इलाकों में पानी नहीं भरेगा? ये एक बड़ा सवाल है और इसे लेकर प्रशासन क्या कुछ कर रहा है ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और बदलते मौसम का असर महंगाई पर भी एक तरह से पड़ रहा है। हैदराबाद में टमाटर अब 100 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। बेंगलुरु में टमाटर, मिर्च, अदरक, यहाँ तक कि जीरे की कीमत बेतहाशा बढ़ गई है। बता रहे हमारे सहयोगी निहाल कितवाई। देश के दूसरे कई हिस्सों की तरह यहाँ कर्नाटका में भी सब्जियों के दाम काफी बढ़े हैं, खासकर टमाटर के। ये साहब कई सालों से टमाटर का व्यापार करते हैं। आज टमाटर का रेट क्या है? 100 रुपीज। और पिछले 3-4 दिनों से क्यों दाम बढ़ रहा है? माल आया नहीं, माल तो आया नहीं बिल्कुल। और एक हफ्ते पहले टमाटर कैसे था? 30 रुपीज। 30। और आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा दाम कम होने में? 2 वीक। तो पिछले 10 दिनों के अंदर ही टमाटर का दाम तिगुना हो गया है। जैसा कि साहब ने बताया कि पहले टमाटर जहां आज से 10 से 15 दिन पहले 30 रुपए था, आज 100 रुपए किलो है। जो लोग 1 से 2 किलो लेकर के जाते थे, अब 250 ग्राम से लेकर के आधे किलो तक ले रहे हैं। और टमाटर के जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। सबसे बड़ी वजह जो इसकी बताई जा रही है वो ये है कि जो इलाके हैं जहां टमाटर की पैदावार होती है वहां बारिश हो रही है और बारिश की वजह से पैदावार को खासा नुकसान हुआ है। टमाटर के साथ साथ अदरक का दाम भी काफी बढ़ा है। यहाँ बेंगलुरु में अदरक 240 रुपए किलो बिक रहा है। हालांकि बीच में इसका दाम कम हुआ था 170 से 200 रुपए के बीच, और इससे पहले ये अदरक यहाँ पर 150 रुपए किलो के आसपास भी बिक रहा था। लेकिन अचानक दाम काफी बढ़ गया है। इम्तियाज साहब, अदरक का दाम इतना क्यों बढ़ गया? बारिश का भी बता रहे हैं और माल भी नहीं है, ये रेट बढ़ा है। तो जो लोग खरीदते हैं पहले ज्यादा खरीदते थे या पहले जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीद रहे हैं? जो ग्राहक है आपके ज्यादा लेके जाते थे, अभी थोड़ा थोड़ा लेके जा रहे हैं। रेट कम हो जाएगा बाद में ले लेंगे करके थोड़ा थोड़ा लेके, जितना यूज है उतना यूज लेके जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अदरक का दाम बढ़ा है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है अदरक की, और रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया भी कि जो लोग पहले ज्यादा क्वांटिटी में लेके जाते थे अब कम ले रहे हैं।
तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं, अब मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर में पिछले करीब 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा से वापसी के बाद मणिपुर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत का ब्यौरा दिया। रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने गृहमंत्री से मुलाकात की थी। पीएम मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात सर्वदलीय बैठक के बाद हुई है। मणिपुर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, इसलिए ये बैठक अहम मानी जा रही है। केंद्र हिंसा के 3 प्राथमिक कारणों का हवाला दे रहा है: विरासत से मिला टकराव, म्यांमार से घुसपैठ और 27 मार्च का मणिपुर उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें राज्य सरकार को मैतियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्देश था। वैसे प्रधानमंत्री से मिलने से पहले शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के साथ भी मुलाकात की थी। हम लोग वहां गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए ताकि मणिपुर में शांति और सामान्य हालात बहाल किए जा सके। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक की हिंसा में 131 लोग मारे गए हैं, 5,879 एफआईआर दर्ज हुई है और 144 गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही आगजनी के 5,036 मामले सामने आए हैं। बहरहाल सरकार ये दलील भी दे रही है कि लगातार कोशिशों के बाद अब हिंसा पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है और 13 जून के बाद से राज्य में हिंसा से किसी की भी मौत नहीं हुई है। बेशक से 36,000 सुरक्षाकर्मी मणिपुर में तैनात किए जा चुके हों, लेकिन राज्य सरकार ने और ज्यादा सुरक्षा बलों की मांग की है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने हामी भी भरी है कि वो और ज्यादा सुरक्षाकर्मी जल्द मणिपुर भेज देगा, ताकि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत कार्डर और वेपन्स की अकाउंटिंग चल रही है उसमें तेजी लाई जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे बात करेंगे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कैसे बदल गई एक गांव की तस्वीर दिखाएंगे। विदेश से लौटने के बाद प्रधानमंत्री के चुनावी राज्यों में दौरे शुरू हो रहे हैं। बारिश की वजह से प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश के दौरे में बदलाव हुआ है। हालांकि इस बहाने शहडोल के गांव की तस्वीर बदली नजर आ रही है। भोपाल में कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। एक रिपोर्ट। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का पकरिया गांव। गांव में लगे इस हैंडपंप से पानी भरती सुमित्रा बैगा और उनकी बेटी को अब घर से बाहर पानी भरने नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पकरिया आने की खबर के बाद प्रशासन ने गांव में डेरा जमा लिया है। तमाम सरकारी योजनाएं भी आनन फानन इस गांव में पंख लगाकर उतर आई हैं। जल जीवन मिशन के तहत पाइप बिछाकर घरों में तेजी से नल लगना शुरू हो गया है। बोर हो गया है। पानी को घरों में पहुंचाने के लिए बिजली का नया ट्रांसफार्मर भी लग गया है। नई सड़क, नए खंबे, बिजली के तार और घरों में नए मीटर पकरिया गांव की नई कहानी बयां कर रहे हैं। गांव की साफ सफाई और चटक रंग रोगन से आंगनबाड़ी भी अपनी चमक बिखेरने लगी है। गांव के हर हितग्राही को राशन का वितरण किया जा चुका है। पिछले 1 हफ्ते से शासन के आला अधिकारी गांव में चौपाल लगाकर हर समस्या का निदान कर रहे हैं। लाइट हो गए, नल हो गए और लेटरिन बाथरूम बन गए। नल भी लग गया, मीटर भी लग गया, खंभा भी गड़ गया। अभी तो बोर हुआ है तालाब के पास, यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है नल लगने का। शहडोल जिले के पकरिया गांव में 2775 परिवार रहते हैं, जिसमें से 1462 आदिवासी परिवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के लालपुर में आम सभा को संबोधित करने के बाद आम के छांव तले लोगों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं तो प्रेरणा भी देते हैं और अनेकों सौगातें भी देते हैं। इस बार वो आ रहे हैं तो भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी 2 बड़े मिशन, 2 बड़े अभियान लॉन्च कर रहे हैं। एक तो है सिकल सेल एनीमिया मिशन, दूसरे
आयुष्मान भारत योजना, तो प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत शहडोल की पवित्र धरती से करेंगे। इसी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी परंपरा के तहत जमीन पर बैठकर सरई की पत्तल में भोजन करेंगे। 3 दोनों में, एक में तुअर दाल, दूसरे में करी और तीसरे में कुटकी की खीर परोसी जाएगी। कोदो का भात और महुआ का मालपुआ भी मेन्यू में है। मक्का और आटे की रोटी भी है, लाल भाजी और चौलाई भाजी भी। 3 तरह के शरबत में आम का पन्ना, बेल और अमरूद का शरबत होगा। स्व सहायता समूह की 24 बहनें 10 दिन से खाना परोसने के रिहर्सल में लगी हैं। यहाँ पर पकरिया गांव में पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में उनका स्वागत करने के लिए तैयारी की गई है। पारंपरिक भोजन के लिए भी हम लोगों ने प्लान तो किया है कि उसमें जैसे यहाँ पे जो कोदा होता है, कुटकी होता है और ज्वार बाजरा वगैरह की रोटी होती है, यहाँ पे अमरू होता है और ये इसी तरह की सब चीज़ें हम लोगों ने अभी सोच के रखी है। पकरिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट कराया गया है। गांव में 3000 पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 महीने में 5वीं बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस बार भी वो विंध्य जाते, जहां पिछली बार 30 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थीं और इस वजह से कांग्रेस जीतकर भी बहुमत से दूर हो गई थी। हालांकि बारिश की वजह से वो शहडोल और पकरिया गांव नहीं जा पाएंगे। बावजूद इसके कम से कम पकरिया गांव की तस्वीर और तकदीर तो उनके आने की खबर से ही बदल गई है। शहडोल से अपने सहयोगी विनय तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग तिवारी, NDTV इंडिया। तो बात अब तेलंगाना से जुड़ी हुई। कांग्रेस में आज तेलंगाना की BRS पार्टी के कई नेता जुड़ गए हैं। तेलंगाना में सत्ताधारी BRS से जुड़े कई नेताओं ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस का दामन थामा है। इनमें एक पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री समेत करीब 30 नेता शामिल हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और KC वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इनकी औपचारिक ज्वाइनिंग तेलंगाना में ही होगी। अगले 6 महीनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है। और देश की बात में आगे आपको जानकारी देंगे। वंदे भारत की कल से 5 और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। तो देश की बात में बात वंदे भारत की। देश को जोड़ती वंदे भारत ट्रेन कल से अब हर राज्य से गुजरने वाली ट्रैक पर रफ्तार भरेगी। कल प्रधानमंत्री मोदी 5 और नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद से हर राज्य जहां इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है, वहां वंदे भारत रफ्तार भरती नजर आएगी। इसे मेक इन इंडिया ट्रेन कवच की सेफ्टी तकनीक से लैस बताया जा रहा है और 160 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बढ़ सकती है। अभी वंदे भारत की 36 सर्विसेज हैं, यानी 18 जोड़ी ट्रेनें पटरियों पर हैं। कल से इनकी तादाद 46 हो जाएगी, यानी 5 जोड़े ट्रेन की बढ़ोतरी। इन रेलगाड़ियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनसे ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ने में मदद मिलेगी। दरअसल इसका एडवांस जनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम 30% तक बिजली की बचत करता है।